जय श्री राम दोस्तों, हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आप सभी लोग अजीत डोभाल को तो जानते हैं, लेकिन उन्होंने देश के लिए कितना रिस्क उठाया, कितना खतरा उठाया, शायद ये रोचक जानकारी आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा। नमस्कार, मैं अंगद पांडे, आप देख रहे हैं हिंदुत्व की पुकार। पाकिस्तान के लाहौर में एक पीर बाबा की मजार है जिनकी बहुत मान्यता है। वहां हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। इसी मजार में एक इमाम साहब आए। सभी लोग हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं। ऐसे हाथ मिलाते हुए इमाम साहब एक दाढ़ी रखे हुए व्यक्ति से बोलते हैं कि तुम मुसलमान नहीं हो, हिंदू। तब वो जो दूसरा व्यक्ति दाढ़ी रखे हुए वो घबरा जाता है, बोलता है आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तब इमाम साहब उसे अपने घर ले जाते हैं और बोलते हैं कि आप हिंदू तो हो नहीं। तो बोलते हैं इमाम साहब आप ऐसे कैसे मेरे ऊपर दोषारोपण कर रहे हो, मैं मुसलमान हूं। तब इमाम साहब बोलते हैं कि तुम्हारे कान छीदे थे, निशान है, मुसलमान कभी कान नहीं छिदवाता। तब वो बोले कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं जो है पहले हिंदू था, अब कन्वर्टेड हूं, अब मुसलमान हो गया हूं। तो इमाम साहब बोलते हैं कि ना तू मुसलमान है ना मैं मुसलमान, मैं भी हिंदू और तुम भी हिंदू हो। और इमाम साहब एक अलमारी खोलकर उन्हें देवी देवता की मूर्ति दिखाए और इमाम साहब कहते हैं कि मैं आज भी अपने मूर्तियों की पूजा करता हूं। इमाम तो मैं लोगों को दिखाने के लिए इमामगिरी करता फिरता हूं, लेकिन एक बात उन्होंने अंदर की बताई। बोले कि ये पाकिस्तानी मेरे परिवार को मार दिए थे, इसलिए बदला लेने के लिए मैं भारत से यहाँ पे आया हूँ। मैं भी हिंदू हूँ और बदला लेकर के ही रहूंगा। मेरे जिंदगी का मकसद बदला लेना ही है। अब दूसरा व्यक्ति जो दाढ़ी रखे हुए था वो एक जासूस था और वो जासूस वहां पर बहुत कारनामे किए। अगर सुनाने बैठूं तो महीनों लग जाएंगे उनके कारनामे सुनाने में। मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं दोस्तों। तो बहुत कारनामे किए उन्होंने और जासूसी किया, देश के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। दोस्तों अगर भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो इस जासूस को शायद कोई नहीं जानता, ना मैं जानता, ना आप जानते, ना कोई जानता। इंदिरा गांधी जी भी होती तब भी इतना स्थान इस जासूस को नहीं देती। दोस्तों वो जासूस कौन था मैं बताता हूं। वो जासूस थे अजीत डोभाल। दोस्तों अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 में हुआ था। डोभाल जी उत्तराखंड के पुरी गढ़वाल के घिरी बंगसेव के रहने वाले हैं। इनके पिता आर्मी में ऑफिसर थे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आर्मी वालों को हर 3 साल में ट्रांसफ़र होता है और एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो वही हाल होता था उनका। इनके पिता अपने बच्चों और परिवार के साथ रहते थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा अजमेर के एक आर्मी स्कूल में हुई थी और बड़े होने पर दोस्तों इनका जब बड़े हुए, जब समझदार हुए ये, तो यूपी में आगरा में यूनिवर्सिटी में इन्होंने एमए करते थे और एमए करते करते इन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और जैसे ही यूपीएससी का एग्ज़ाम निकलते हैं वैसे ही
वो निकल जाते हैं और एग्ज़ाम निकालने के बाद वो केरल में आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। और केरल में पहली पोस्टिंग इनकी एएसपी के रूप में होती है। उसी समय केरल के थलसरी में हिंदू मुस्लिम दंगा होता है दोस्तों। अब दंगे में इनकी और पहली पोस्टिंग, फिर भी अजीत डोभाल घबराए नहीं और उसी समय इनकी ड्यूटी वहीं लग जाती है दंगे में, और ये वहां पे बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया और दोनों पक्षों को समझा दिए और दंगा नियंत्रित हो गया। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो प्रधानमंत्री जब अपने गृह मंत्री से रिपोर्ट ली कि केरल में दंगा हो रहे थे, नियंत्रित हुए कि नहीं, तब गृह मंत्री जी बताते हैं कि एक नया आईपीएस ऑफिसर आया है, वो ऑफिसर दंगा नियंत्रित कर लिया बड़ी सूझबूझ से, और बहुत बुद्धिमान ऑफिसर है, जिसे बड़े बड़े ऑफिसर नियंत्रित नहीं कर पाए, वो चुटकियों में नियंत्रित कर लिए। उन्हें अजीत डोभाल नाम है उनका, और अजीत डोभाल जी दंगे को नियंत्रित कर लिए। अब इंदिरा गांधी जी भी बोली कि इस ऑफिसर से मिलना चाहिए और इस ऑफिसर को दिल्ली बुलाना चाहिए। इंदिरा गांधी जी वहां से ट्रांसफर करके दिल्ली बुला लिए। उसी समय कई सालों से मेहनत करने के बाद परमाणु बम का परीक्षण चल रहा था, और ये पोखरण 7 सितंबर 1972 को टेस्ट पूरा हो गया और पूर्ण सफलता मिलती है। और आसपास के देश जैसे पाकिस्तान, फ्रांस, रूस, जर्मनी, अमेरिका, ये जो है देख करके सुन करके दंग रह गए और इनकी हालत भी खराब हो जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान पहली बार में ही सफलता हासिल करता है। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश को आभास हुआ कि अब पाकिस्तान भी ऐसा कुछ करेगा। तभी इंदिरा गांधी कुछ अलग करने के लिए सोची और वे आईबी और रो का गठन करी थी। और रो का गठन करते ही उन्हें अजीत डोभाल की याद आती है। उन्हें बुलाकर बोलती हैं कि हमें ऐसा आदमी चाहिए जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाकर के वहां पता करे, जो परमाणु परीक्षण की जानकारी कर सके कि परमाणु परीक्षण पाकिस्तान भी कर रहा है, ऐसा आदमी चाहिए। तब अजीत डोभाल जी तैयार हो जाते हैं और पाकिस्तान चले जाते हैं। और कभी मोची, कभी रिक्शा चलाते हैं, कभी पागल बनते हैं, कभी भिखारी बनते हैं, और कभी मुसलमान भी बन जाते हैं। तभी खुफिया तंत्र से जानकारी मिलती है और और बताते हैं कि वहाँ एक वैज्ञानिक थे, याकूब खान, और ये चाइना फ्रांस के साथ एक बैठक करने वाले हैं और बैठक करते भी हैं। तो चाइना इनका साथ देता है, मगर फ्रांस पीछे हट जाता है। ये बोलता है कि परमाणु बम तुम बना करके कहीं नुकसान पहुंचाओगे, मैं बिल्कुल साथ नहीं दूंगा, और फ्रांस बैठक से चला आता है। अब दोस्तों, याकूब खान साउथ कोरिया जाता है, और जिम कांग जो इतने इनके फादर थे, वो वहाँ के राष्ट्रपति थे और पूरी तैयारी करने लगे परमाणु परीक्षण की। अब इंडिया को पता चल गया था अब तक कि परमाणु परीक्षण करने वाला है पाकिस्तान, परमाणु परीक्षण करेगा ही, ये मानेगा नहीं। और अजीत डोभाल जगह जगह घूमते रहते हैं। तभी अजीत डोभाल को एक जगह मिलती है, खान रिसर्च सेंटर, वहां पर नजर रखने लगे।
मगर वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। अजीत जी को यह पता था कि रेडियम जो कपड़े, बालों और शरीर में चिपक जाता है, तो अगर बाल, खाल कपड़े में मिल जाए तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे मतलब परमाणु बम परीक्षण की तैयारी चल रही है। तभी वो उस नाई की दुकान में जाते हैं जहां वैज्ञानिक बाल कटवाते थे। अब डोभाल जी भिखारी बने थे, बाल इकट्ठा करते हैं वैज्ञानिकों के और भारत भेज देते हैं। जांच से पता चला कि खान रिसर्च सेंटर में परमाणु परीक्षण होगा, उन्हें प्रूफ मिल गया बालों से। उसी समय 1975 से 1977 के आसपास इमरजेंसी लग जाती है। इंदिरा जी को कुर्सी गंवानी पड़ती है और वहां के पीएम मोरारजी देसाई बन जाते हैं। यहाँ के पीएम मोरारजी देसाई बन जाते हैं। उन्हें बताया गया कि अब वो बोले कि पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण की तैयारी चल रही है और वहाँ पे जो है आप कुछ करिए, नहीं तो देश को तहस नहस कर देगा पाकिस्तान, और आप जो है वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डोभाल जी फोन किए वहाँ से। तब मोरारजी देसाई बोलते हैं कि भाई मैं गांधी जी का पुजारी हूँ, अहिंसावादी हूँ, पाकिस्तान क्या करता है हमें क्या मतलब, वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अब हमारे देश का जासूस अजीत डोभाल जी बड़ी मुश्किल में थे। अब ये बड़ी मुश्किल से ये सारी जानकारी जुटाए, इतनी मेहनत किए, फिर भी उसका कोई फल मिलने वाला नहीं था। अब जानकारी जुटाए और खान रिसर्च सेंटर को खत्म करने की योजना भी बनाने लगे। अपने जासूस साहब इतने अभी निराश नहीं हुए, वो योजना बनाने लगे खान से रिसर्च सेंटर को उड़ाने के लिए। अब जहां से कोई मदद नहीं मिलती, तब डोभाल जी ये सोचे थे कि कुछ किया जाए, देश से तो अपने कोई मदद मिल नहीं रही है। तो इजराइल के इंटेलिजेंस मोसाद से संपर्क किए और उन्हें बताए कि अगर ये परमाणु शक्ति इन्हें मिल जाएगी तो आपको ये नेस्तनाबूद कर देंगे। तब इजराइल तैयार हो गया। इजराइल बोला कि आप हमें अपने गुजरात प्रांत में थोड़ी सी जगह दे दो, मात्र हमारे जहाज़ों में फ्यूल भरने के लिए। तो तब डोभाल जी बोले कि मैं मोरारजी से बात करता हूँ, और बात किए। मोरारजी से इन्होंने बोला कि सर थोड़ा सा जगह दे दीजिए और हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इजराइल सब कुछ कर लेगा, आप थोड़ी सी जगह दे दीजिए उसको हवाई जहाज़ में फ्यूल भरने के लिए। तब मोरारजी जो है इनको झिड़क देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये फिर भी बोलते हैं कि इजराइल तैयार है सर। तो बोलते हैं आप हमें ज्ञान मत दो, हम समझते हैं क्या करना है। तब डोभाल जी बोले कि मोरारजी से कि इन्हें जगह दे दी जाए, तब भी नहीं माने। गुजरात में इजराइल खान रिसर्च सेंटर को खत्म करने के लिए गुजरात से वो तैयार हो गया था। तब मोरारजी बोले कि कैसी बात करते हो, हम जगह वगैरह नहीं दे सकते। शायद मोरारजी ये प्रोजेक्ट जो था खत्म करना चाहते थे, क्योंकि इंदिरा जी का नाम होता, इसलिए मोरारजी देसाई अजीत डोभाल जी को झिड़क दिए और साथ नहीं दिए। लेकिन अजीत जी फिर भी शांत नहीं बैठे और दोस्तों वो कुछ न कुछ करते गए और अपने ही देश में
सारी जानकारी देते गए। अजीत जी हमेशा की तरह पागल का रोल कर रहे थे, खान रिसर्च सेंटर को के सामने खड़े रहते थे। तभी एक वैज्ञानिक महिला के साथ गलत स्थिति में एक वैज्ञानिक को देख लेते हैं। वहां के नियम से वो गलत था। तब अजीत जी बोलते हैं कि आप इस महिला से, जो विदेश की जासूस है, उससे आप गलत ढंग से बात कर रहे थे, गलत बात कर रहे थे, तो मैं जो है सबको बता दूंगा, और नहीं तो जो मैं बोलूं वो करो। अब वो वैज्ञानिक डर गया और सब बताने के लिए तैयार हो गया। अब दोस्तों, अब वैज्ञानिक एक चीज और बोला मुझे $10,000 चाहिए, तब मैं आपको ब्लूप्रिंट देने को तैयार हो जाऊंगा और ब्लूप्रिंट दे दूंगा। अब डोभाल जी फिर फोन करते हैं मोरारजी देसाई को, बोलते हैं सर ब्लूप्रिंट मिल रहा है, आप $10,000 की व्यवस्था कीजिए। तब मोरारजी साफ मना कर दिए, बोले कि 1 पैसा नहीं दूंगा। इसी बात से आईबी के चीफ नाराज होकर मोरारजी को इस्तीफा भी दे दिए थे। दोस्तों, इस्तीफा देने के बाद भी मोरारजी को कुछ नहीं सूझा और कोई कदम नहीं उठाया। तभी इन दिनों पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जियाउल हक पाकिस्तान को अपने अंडर में ले लिया था और दूसरे देशों से दोस्ती बढ़ाने के लिए फोन करता था। तब और दोस्तों से भी मोरारजी के पास फोन करके बताए कि इस समय जो है दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, कहीं आपको खतरा न हो। लेकिन एक दिन रात में जियाउल हक मोरारजी को भी फोन लगाता है, लेकिन उस समय मोरारजी देसाई नशे की हालत में रहते हैं, शराब पिए हुए थे। तो दोस्तों, उन्होंने जियाउल हक को डांटा और बोले कि जियाउल हक, तुम जो है भारत के खिलाफ परमाणु बम बना रहे हो, भारत को खत्म करने के लिए, और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे एक एक एक्टिविटी की हमको पता है। हमारे सैकड़ों जासूस तुम्हारे पाकिस्तान में हैं और जहाँ पे तुम बम बना रहे हो खान रिसर्च सेंटर में, वहाँ पे हमारे जासूस बैठे हैं। दोस्तों, उस समय पाकिस्तान कम से कम नहीं तो सैकड़ों जासूसों को जान से मार दिया था। वो तो डोभाल जी बड़े मुश्किल से बच के आए थे। तो ये थे मोरारजी देसाई के कारनामे। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि ये नशे की हालत में ये सब किए और मोरारजी देसाई उस वैसी स्थिति में भी वहाँ से बच करके इंडिया वापस आ गए थे। तो दोस्तों, ये अपने डोभाल जी बहुत दिमाग से और अपने पराक्रम से पाकिस्तान के सेना को, वहाँ की सरकार को नाको चना चबाए। अभी इनकी कहानी तो बहुत सारी है, बताना चाहूँ, मैं पहले भी बताया हूँ कि अगर बताऊँ तो कई दिन गुजर जाएंगे, लेकिन ये कहानी आप लोगों को बताया, फिर कभी दूसरी कहानी बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।